आज भावगंगा के हम लोगों के 63वें अंक में 63 आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज लखनऊ में कोहरा रहा, बादल हैं हल्के हल्के, कभी सूरज दिखता है कभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़्यादातर ढका रहता है क्योंकि बादल काफ़ी हैं। ठंड है लेकिन उतनी नहीं है जितना इधर पहले दिनों में रही। पहले तो 6 डिग्री तक गया हुआ था, आज 12-13 डिग्री है। आशुतोष मिश्रा जी, एजाज़ हुसैन जी, आप लोग सब सामने हैं। सबका अभिवादन है, सबका अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने कल प्रोग्राम में कहा था कि आज चर्चा करेंगे कवि या रचनाकार या कलम से लिखने वाला और ब्रश से लिखने वाला यानी कि चित्रकार, इन दोनों की डाँड़ा मेड़ी यानी कि गुत्थम गुत्था या रस्साकसी, इस पर हाई स्कूल इंटर में एक लेख भी पढ़ा था जो हिंदी भाषा में कि प्रताप नारायण मिश्र व्यंग्यकार थे, तो व्यंग के माध्यम से उन्होंने वो लेख लिखा था कवि और चितेरे की। चितेरा भी चित्रकार को ही कहते हैं। कवि और चितेरे की डाँड़ा मेड़ी। देखिए सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं हम सब लोग, आपकी तरफ से भी, आप भी। और सूर्य की ऊर्जा से ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। और सूर्य सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। एकला चलो रे, अगर सारी परिस्थितियाँ विरोध में हों फिर भी आप अंदर की रोशनी महसूस करते हों और महसूस करते हों कि यही सच्चा रास्ता है, तो अकेला चलने में कोई हर्जा नहीं है। ऊर्जा मिलती रहेगी। अगर आप सत्य के पाथ पे हैं तो सूरज की तरह से आपको रोशनी मिलती रहेगी, ऊर्जा मिलती रहेगी, और सूरज से भी ऊर्जा मिलती रहेगी। सूरज हमेशा आपके साथ रहेगा। तो हम लोग, हरि भाई पटेल जी हैं सामने, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कवि यानी कि कलमकार, साहित्यकार और चितेरे, चित्रकार की डाँड़ा मेड़ी, एक दूसरे की रस्साकसी, या किसकी कितनी कहाँ इम्पोर्टेंस कहाँ है, किसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो ये विषय बहुत पुराना है और प्रताप नारायण मिश्र का वो व्यंग्य लेख तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं वो भी पढ़ना चाहता। लेकिन आप अपने अनुभव याद करिए, मैं कुछ अपने अनुभवों से उसमें कहूँगा। और सबसे पहले ये जो मेरे कविताओं का संग्रह है धरती जानती है, इसकी भूमिका में कुछ लिखा है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। फिर और चर्चाएं थोड़े होंगी, और उसके बाद एक कवि और चितेरे की डाँड़ा मेड़ी के बाद एक गज़ल से आज फिर शुरुआत करते हैं। जितनी गज़लें आज संभव होंगी उस पर चर्चा होगी, बाकी आगे होगी। भेड़ें कहती हैं ले लो बाल मियाँ, पर नोचो न मेरी खाल मियाँ। भेड़ें कहती हैं ले लो मेरी खाल मियाँ, लेकिन ले लो मेरे बाल मियाँ, लेकिन नोचो न मेरे खाल मियाँ। ये मियाँ शब्द रदीफ काफिया के रूप में क्यों लाया गया, इसका भी एक इतिहास है, और वो चेन्नई से जुड़ा हुआ है। चेन्नई में हमारे एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं डालमिया जी, तो एक सुमन अग्रवाल हैं, वहाँ बड़े अच्छे शायर हैं जिनका रिकॉर्ड है सबसे लंबी गज़ल लिखने का। तो उन्होंने कहा पांडे जी, आप इतने कठिन रदीफ काफ़ियों पर गज़लें लिख डालते हैं और इतने ज़्यादा लंबी भावों को भर देते हैं, तो क्या डालमिया पर आप डालमिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए गज़ल लिख सकते हैं क्या? तो वहाँ से ही वो शुरुआत हुई। डालमिया भी आया है बाद में कि भेड़ें कहती हैं ले लो बाल मियाँ, पर नोचो न मेरी खाल मियाँ। तो यहाँ से शुरू हुई, डालमिया भी आया है, लंबी गज़ल है लेकिन चर्चा होगी। और मज़े की बात यह है कि जो रोज़मर्रा के बिंदु हैं, रोज़मर्रा के जीवन के बिंदु हैं, या कहीं कहीं बहुत गहरे बिंदु हैं, वो सब गज़लों में आ जाते हैं हमारे। यह ईश्वरी कृपा है या
जो भी कह लीजिए साधना है। तो कलम और ब्रश साहित्यकार और रचनाकार और चित्रकार में कौन अधिक ताकतवर है, इस पर अक्सर चर्चाएं भी होती रहती हैं। मेरे मन में भी प्रश्न उठा करते थे। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वह सब अधिकांश कलम के द्वारा ही हैं। पहले जब कलम भी नहीं था तो भाषा थी, भाषा के द्वारा है। कलम तो फिर भाषा को व्यक्त करने का एक माध्यम बना। जैसे आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें कलम कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन भाषा आ रही है। तो जितने ग्रंथ हैं वह सब, और चाहे ये वीडियोज़ हैं, अब ये भी ग्रंथ हैं, रूप बदलते रहते हैं, यह सब भाषा पर आधारित है, शब्दों पर आधारित है, अक्षरों पर आधारित है। तो कलम का सीधा सीधा रिश्ता भाषा से, अक्षर से, शब्द से है, और चित्रकार का चित्र से है। वो जो देखता है वह बनाता है। उसी चित्रकारी का एक रूप हो गया फोटोग्राफी, वहाँ भी फ़ोटो आ रहा है। और जैसे ढेर सारे अक्षरों को मिला करके ग्रंथ बन जाते हैं, वैसे ढेर सारे चित्रों को मिलाकर वीडियोज़ बन जाते हैं। अगर केवल वीडियो में शब्द ना हो तो फिर केवल दृश्य ही दृश्य होंगे। लेकिन अब देखिए सबसे मज़ेदार बात कि जो ये वीडियो आप सुन रहे हैं, इसमें कलम और चित्रकारी दोनों का मिश्रण है, दोनों का संगम है। ये जो भावगंगा बह रही है, ये अपने में संगम है। या इस तरह के जितने वीडियोज़ हैं, फिल्में हैं, उसमें कलम और चित्र, भाषा और चित्र दोनों शामिल हो गए। तो वो जो रस्साकसी वाली बात थी, अब दोनों का सामंजस्य हो गया, दोनों का मिलन हो गया, और इससे दोनों और ज़्यादा प्रभावकारी हो गए। तो अंत में हल ये निकला कि दोनों मिल गए। जहाँ वो डांडा मेड़ी, रस्साकसी, वो ख़त्म हो गई। अब दोनों मिल करके रहने लगे, और ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन हम अगर पुराना इतिहास पे गौर करें तो इसके बड़े अद्भुत आयाम मिलते हैं। हरि भाई पटेल जी, दीप नारायण मिश्रा जी, सभी लोग आते जा रहे हैं, सबका स्वागत है। आ तो बहुत लोग रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ न कुछ चाहे लाइक किया है, चाहे कुछ लिखा है, चाहे कुछ कमेंट किया है, जिसकी वजह से फिर ये इनका नाम दिखने लगता है। जब आप कोई प्रश्न पूछेंगे, कोई सुझाव देंगे, तो आपका नाम सामने दिखने लगेगा। तो कलम और ब्रश में कौन अधिक ताकतवर है, इस पर अक्सर चर्चाएं होती रहीं, और मेरे मन में, और ये चर्चाएं हजारों साल तक होती रहीं। मेरे मन में ही प्रश्न उठा करते थे। लेकिन इधर कुछ विचारों और अनुभवों ने इस विषय पर कुछ नवीन पहलू उजागर किए। सूर्योदय तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन अब धूप आ रही है, धूप ने आना शुरू कर दिया है। तो हम लोगों का प्रोग्राम का जो स्वरूप पहले था वो था कि धूप में, सूरज की रोशनी में ये प्रोग्राम हो। रोशनी तो पहले भी थी, लेकिन धूप नहीं थी। प्रकृति की छाँव में और सूर्य की रोशनी में, दोनों के सामंजस्य में ये प्रोग्राम हो, तो वो स्थिति बन गई है। लेकिन धूप आती जाती रहेगी, क्योंकि बादल हैं, कोहरा छंट गया है। और जैसा कि मौसम, मैंने देखा गूगल पे कि अभी कल परसों भी इसी तरह धूप छाँव रहेगी, और उसके बाद 2 दिन बारिश की संभावना है। और अगर बारिश होगी तब तो प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि छाये से करने में वो आनंद नहीं आता। लेकिन अगर कोहरा भी रहेगा, लेकिन रोशनी रहेगी, तो प्रोग्राम ऐसे ही खुले में, पेड़ की छाँव में होता रहेगा। बारिश के दिनों में केवल प्रोग्राम रुकेगा। और वैसे कल प्रोग्राम है भी नहीं, क्योंकि कल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का प्रोग्राम शाम को है, ह्यूमन वैल्यूज़ का। कल मंडे है। और आप सब लोग जो भावगंगा देखते हैं सुबह, या इसको रिकॉर्डेड देखते हैं, वह भावगंगा जिस दिन नहीं हो, उस दिन ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम होगा। आप जानते ही हैं, वहीं पे जहाँ से भावगंगा दिखती है, वहीं ह्यूमन वैल्यूज़ का
तो आप उसको भी देखें, ज़रूर देखें। तो कलम और ब्रश में कौन अधिक ताकतवर है, इधर कुछ विचारों और अनुभवों ने इस विषय के विभिन्न पहलू उजागर किए। हमारे एक मित्र की पत्नी ने ढेरों पेंटिंग बना रखी थी। सीतापुर में उनके घर में सभी अच्छी तरह से टंगे हुए थे। अब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो सभी को लखनऊ एक छोटे कमरे में सामानों के साथ पैक करके रख दिया। काफ़ी दिन पड़े रहे, अनेक तो खराब हो गए और कई तो टूट गए। तो पेंटिंगों में टांगने की सीमा, रखने की सीमा होती है, जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो पेंटिंगों में टांगने की सीमा, रखने की सीमा होती है। लेकिन अब जो ये वीडियोस हैं, इनको टांगने और रखने कहीं कोई सीमा नहीं, असीमित है। और यूट्यूब और इन फेसबुक और इन सब को अनंत धन्यवाद कि इन्होंने तो इनफाइनाइट कैपेसिटी दे दी है। चाहे जितना आप उनमें टांगिए, रखिए, और सब बाकायदा आइटम वाइज, इंडेक्सिंग वाइज है। जब जहाँ चाहिए उसको निकाल लीजिए, ढूंढ लीजिए। तो ये बड़ी अद्भुत क्रांति हुई है ये लिखने, कलम और ब्रश दोनों के संदर्भ में। अनेक तो खराब हो गए और कई तो टूट गए। तो पेंटिंगों में टांगने की सीमा, रखने की सीमा होती है। लेकिन अब जो इतना सब कुछ हो गया इन वीडियोस में, लेकिन उनकी अपनी सीमा है कि वो वीडियो में पड़े रहेंगे। आपके दीवार पे टंगी हुई एक पेंटिंग जो शोभा देती है या जो आपको आनंद देती है, जो कम्युनिकेट करती है, वो वीडियो में रखी हुई नहीं करेगी। फ़र्क है, उस फ़र्क को भी एहसास करना होगा कि जो आपके जो दीवार पे टंगी हुई पेंटिंग है, वह जो आप जब चाहें देख लें, जब जैसे चाहें जुड़ जाएं, वो एक खिड़की खोल दे, उसके माध्यम से ढेर सारी यादें आ जाएं, वह चीज़ वीडियो में आपको खोलना पड़ेगा। वो वहाँ टंगी हुई पेंटिंग जैसे नहीं हो सकती, अनलेस कि आप एक थिएटर बना लें घर में और वो पर्दा बना लें और उस पर वो दिखाते रहें, वो हो सकता है। लेकिन वो झंझट का काम है। जो सुविधा एक पेंटिंग, टंगी हुई पेंटिंग में है, वो इसमें नहीं है। एक अंतर तो है, लेकिन स्टोरेज बहुत अच्छा हो गया है। जो स्टोरेज वाली समस्या इन्होंने बताई थी अभी जी ने कि स्टोरेज की वजह से सब खराब हो गए, वो इसमें नहीं है। अनेक तो खराब हो गए और कई तो टूट गए। तो पेंटिंगों में टांगने की सीमा, रखने की सीमा होती है। इसके अलावा जो उसके अंतर्निहित विचार हैं, को संप्रेषित या कम्युनिकेट करने में संभावना भी है और सीमा भी। पेंटिंग्स के द्वारा जो आइडियाज़ का कम्युनिकेशन है, वह उतना नहीं है जितना कि कलम और शब्दों के द्वारा है। वो एक स्थिर माध्यम है। इसके अलावा अंतर्निहित विचार, उसमें छिपे हुए मैसेज को संप्रेषित, कम्युनिकेट करने की संभावना भी है और सीमा भी है। संभव है कि पेंटिंग बनाने वाले और देखने वाले की भाषाएं अलग अलग हों, लेकिन फिर भी वे कम्युनिकेट करेंगे। अब यहाँ पेंटिंग मजबूत होती है कि पेंटिंग कम्युनिकेट करेगी, चाहे जो भाषा हो बोलने वाले की। वो दुनिया के किसी कोने में जाए तो पेंटिंग वही कम्युनिकेट करेगी, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेट करेंगे। संभव है कि पेंटिंग बनाने वाले और देखने वाले की भाषाएं अलग अलग हों, लेकिन फिर भी वे कम्युनिकेट करेंगे। उनके बीच संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो पेंटिंगों के संप्रेषण, कम्युनिकेशन के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है, भाषा सीमा नहीं बनती, वो हर जगह कम्युनिकेट करती है। यह उनकी विशालता है। लेकिन पेंटिंग उतना कुछ नहीं कह पाती जितना कि कलमकार कह सकता है। पेंटिंग सबको कम्युनिकेट करेगी, इररिस्पेक्टिव भाषा। जो दूसरी भाषा का व्यक्ति है वो भी समझेगा, और शायद मनुष्योत्तर जीव जंतु भी समझें। अगर एक पेंटिंग है तो वो पेंटिंग में अगर एक चित्र है, जीवंत सचित्र बना हुआ किसी जानवर का, तो दूसरा जानवर उसको देख करके समझ भी सकता है, डर कर भी सकता है, डर के भाग भी सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये उनकी विशेषता है। भाषा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण होगा। तो पेंटिंगों के संप्रेषण, कम्युनिकेशन के लिए भाषा सीमा नहीं बनती, ये उनकी विशालता है। लेकिन पेंटिंग उतना कुछ नहीं कह पाती जितना कि एक कलम कर सकता है।
कलम की ताकत, कलम की समझाने की शक्ति और ताकत ज़्यादा है। ज़्यादातर गूढ़ विषय शब्दों के द्वारा या कलम के द्वारा ही ट्रांसफ़र हुए हैं, शब्दों के द्वारा ट्रांसफ़र हुए हैं, बोल करके ट्रांसफ़र हुए हैं। पेंटिंग से उतना नहीं हो पाता। हाँ, पेंटिंग चिन्ह बन जाते हैं, क्रांतियाँ तक हुई हैं। तो ये जो झंडे हैं ये क्या हैं? ये पेंटिंग हैं। झंडे उनके चिन्ह बने हैं, लेकिन झंडों की वजह से क्रांतियाँ नहीं हुई। क्रांति शब्दों की वजह से, भाषाओं की वजह से, बोलने की वजह से हुई, विचारों की वजह से हुई। तो संबंध है, कभी कोई किसी का चिन्ह बन जाता है, कभी कोई किसी का चिन्ह बन जाता है। तो इस तरह से अब ये पेंटिंग की विशालता है कि उसको अन्य भाषा भाषी भी समझ सकते हैं और दूसरी प्रजाति की लोग भी समझ लेते हैं, समझ सकते हैं, अगर वो जीवंत चित्र बनाया गया हो किसी जानवर का। तो इस तरह से पेंटिंग और कलम दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, गूढ़ रिश्ता है। और हम चाहते हैं कि आप आज इस विषय पर जितना गहराई से सोच सकते हो आप भी सोचिए। आपके मन में कोई प्रश्न आए तो वो भी पूछिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अंततः। और चूंकि पूरक हैं, इसलिए जैसा मैंने कहा कि आज जो वीडियोग्राफी अब आ गई है या जो इस तरह वीडियो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसमें आपको चित्र भी मिल रहा है और विचार भी मिल रहे हैं। जो कलम से जो लिखा जाता है वो भी मिल रहा है और चित्र भी मिल रहे हैं। तो कभी जो कवि और चितेरे की या रचनाकार और चितेरे की या कलम और ब्रश की डांडा मेढ़ी या रस्साकसी थी, अब वह समाप्त हो रही है, समाप्त हो गई है। सामने ममता दुबे जी भी आ गई हैं, सत्येंद्र जी हैं, सबका स्वागत है आज। और तमाम नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो आज हम लोग एक नए यूनिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए और अच्छा लग रहा है। तो पेंटिंगों की यह विशेषता है कि जो पेंटर की भाषा से अलग भाषा के लोग हैं वो भी उसको समझ सकते हैं, और दूसरी प्रजाति की जानवर तक, कभी चिड़ियाँ तक पेंटिंगों को पहचान लेती हैं। और अगर वो उनकी जानी पहचानी आकृति उसमें मिलती है तो उसे उसी अनुरूप व्यवहार करने लगती हैं। तो लेकिन पेंटिंग उतना कुछ नहीं कर पाती जितना कि कलम कह सकती है। वो उतना कुछ विचार नहीं संप्रेषित कर पाएगी जितना कि भाषा कर लेगी या कलम कर लेगी। पेंटिंग एक स्थिर माध्यम है, एक शॉट, जबकि कलम में गति है, लिखी चीज़ें गतिशील हो सकती हैं। यहाँ पर फिर अब टेक्नोलॉजी ने इस परिभाषा को तोड़ दिया। पेंटिंग अब स्थिर माध्यम नहीं रह गई। एक पेंटिंग खैर वैसे तो स्थिर, लेकिन जो फोटो खींचा गया, पेंटिंग का जो अगला रूप आया, चित्र, फोटोग्राफी में जब वीडियोग्राफी आई तो पेंटिंग भी या चित्र भी अब गतिशील माध्यम बन गए। अब वो स्थिर माध्यम नहीं रहे, गतिशीलता उसमें भी आ गई। तो कैसे कैसे इवॉल्व होता है, इसको देखने, जानने, समझने की ज़रूरत है। तो पेंटिंग एक स्थिर माध्यम एक है, एक शॉट, जबकि कलम में गति है, लिखी चीज़ें गतिशील हो सकती हैं। यह उस समय की बात मैं लिख रहा हूँ, 90 के आसपास की। गतिशील स्थितियों का चित्रण कलम के माध्यम से बेहतर हो सकता है। गतिशील स्थितियों का चित्रण कलम के माध्यम से बेहतर हो सकता है, लेकिन अब वीडियोग्राफी के द्वारा और इन सब माध्यमों के द्वारा अब कलम और चित्र दोनों के माध्यम से, ये जो फ्यूज्ड माध्यम है, इसके माध्यम से गतिशील विचारों और चीज़ों का संप्रेषण और बेहतर हो रहा है। तो गतिशील स्थितियों का चित्रण कलम के माध्यम से बेहतर हो सकता है। अधिकांश क्रांतियां भी कलम के माध्यम से हुई हैं। अधिकांश क्रांतियां भी कलम के माध्यम से हुई हैं, चित्रों के माध्यम से कम। कहीं कहीं उनका प्रभाव दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। पेंटिंग, तमाम म्यूजियम्स में जाइए तो तमाम सारे क्रांतियों के चिन्ह या पेंटिंग्स हैं, लेकिन क्रांतियों के दौरान भी जो फ्लैग्स हैं वो चित्र हैं। तो क्रांतियों के चिन्ह भी बने हैं चित्र, और क्रांतियों के चित्र बाद में दर्शाए गए, उनका प्रभाव दर्शाया गया, उसके माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है। कवि और चित्रकार की भूमिका पर बचपन में एक लेख पढ़ा था, वही उसका जिक्र। कवि और चितेरे की डांडा मेढ़ी, प्रताप नारायण मिश्र का वो व्यंग्य लेख,
उसके आगे के कुछ पहलू ध्यान में आए तो इन्हें आपके सामने अभी रखा। लेकिन शुरुआती दौर में सबसे पहले भित्त चित्र, दीवारों पर चित्र खूब मिले हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भाषा के आविष्कार के साथ साथ ये चित्र लिपियाँ या भित्त चित्र का आविष्कार हुआ, और कई सारी भाषाएं ऐसी हैं जिसमें चित्रलिपियां हैं कि आप अक्षर की जगह पर चित्र का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चित्रकारी पहले आई कि भाषा पहले आई, यह बड़ा मुश्किल है। ये अभी भी खोज का विषय है कि पहले किसका आविष्कार हुआ। और जो भी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने अक्षर हैं वो चित्र हैं, चित्र के अलावा कुछ नहीं है। आप कुछ भी बनाइए तो चित्र हुआ ना। तो लिखना भी चित्रकारी है, गहराई में आप सोचिए तो लिखना भी चित्रकारी है। कलम और ब्रश दोनों से चित्र ही बन रहा है। कलम अक्षर बना रहा है और ब्रश बहुत कुछ और बना रहा है। बहुत गहरा संबंध है कलम और ब्रश का। और इसीलिए ये जो वीडियोग्राफी अब आई जिसमें कलम और ब्रश, शब्द और चित्र दोनों एक हो गए, उनको होना ही था, शुरुआत से ही एक रहे हैं। तो ये बीच में जो दोनों अंतर विभेद भी दिखा, बहुत थोड़े समय के लिए था। और चाइनीज़ या जापानीज़, इन भाषाओं में तो अक्षर की जगह पे चित्र लिपियों को ही शामिल किया गया। लिपियाँ जो अक्षर हैं उसकी चित्र ही बनाए गए, और उन चित्रों का जो अर्थ था उसको ही शब्द माना गया। तो वो एक तरह से अक्षर नहीं बल्कि शब्द लिखते थे, और शब्द चित्रों के माध्यम से लिखते थे। तो ऐसे ऐसे सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से चीज़ों का विकास हुआ। और एक चीज़ और मेरा अपना पर्सनल अनुभव कि चित्र और शब्द के अलावा एक और डायमेंशन है अभिनय का, हाव भाव का, भंगिमाओं का। कहीं कहीं पर इनकी आवश्यकता पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। जहाँ शब्द और चित्र दोनों न हो तो फिर आप अभिनय का सहारा लेंगे। हमारे ख्याल से सबसे पहला कम्युनिकेशन जो हुआ होगा वो अभिनय के माध्यम से ही रहा होगा, भाव भंगिमाओं के माध्यम से रहा होगा। शायद जीव जंतु, वनस्पतियाँ, मनुष्येतर अभिनय के माध्यम से आज भी कम्युनिकेट करते हैं, शब्दों के माध्यम से कम और चित्रों के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं। जब मैं चेन्नई पोस्टेड हुआ तो कभी कभी ऐसे काम करने वाले भी मेरे साथ रहे कि जिन्हें न हिंदी आती है, न अंग्रेज़ी आती है, और मुझे तमिल नहीं आती। तो अगर उनसे कम्युनिकेट करना है, वो कोई मेरा भृत्य है, चपरासी है, और उससे मैं पानी मांगना चाहता हूँ, चाय मांगना चाहता हूँ, तो कैसे मांगूंगा? मैं कुछ भी कहूँ तो वो नहीं समझेगा। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ दिनों बाद थोड़ा बहुत तमिल सीख करके फिर उनसे कम्युनिकेट कर लूँ। लेकिन जाते ही जाते अगर मुझे पहले दिन जब मैंने तमिल नहीं सीखी है कुछ भी, और उससे चाय मांगना है, तो मैं कैसे मांगूंगा? वहाँ मेरी भाषा नहीं काम आएगी। चित्र बना करके उसे दिखाऊं, वो समझे, पता नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा। तो भाषा और चित्र दोनों गौड़ हो गए। अब एक ही रास्ता है कि पानी मांगना है तो मैं वो ग्लास की तरफ इशारा करके और फिर ला करके कुछ कहूँ तो शायद वो समझ जाए। तो वहाँ अभिनय का रोल बहुत बड़ा रहा। शुरुआती दौर में चेन्नई में मुझे इस तरह के अनुभव, बहुत अभिनय के अनुभव भी हुए कि चीज़ों को समझाने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिंग का, अभिनय का, इस तरह के हाव भावों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो अभिनय भी जहाँ पर आपके शब्द और चित्र दोनों ही फेल हो रहे हों, वहाँ अभिनय का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और इसीलिए शब्द और चित्र जब धरती पर नहीं रहे होंगे, नहीं इनका ईजाद हुआ होगा, उस समय ज़्यादातर कम्युनिकेशंस अभिनय के माध्यम से हुए होंगे। और आज भी जिन मनुष्येतर जातियों में जहाँ शब्द और चित्र का अभी आविष्कार जिनके लिए नहीं है, या जो उसका प्रयोग नहीं जानते हैं या नहीं करते हैं,
वहाँ अभिनय और भाव भंगिमाएँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, या ध्वनियाँ भी, क्योंकि शब्द तो नहीं बने हैं लेकिन ध्वनियाँ हैं भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यह तो चर्चा रही कवि और चितेरे की, डांडा मेढ़ी से लेकर के जो प्रताप नारायण मिश्र का लेख था और वो वीडियोग्राफी तक आते आते एकदम मिल गया। वहाँ शब्द भी मिल गए, चित्र भी मिल गए और अभिनय भी मिल गए, तीनों की त्रिवेणी है, इसीलिए ये इतना पावरफुल टूल है। लेकिन इसमें ये है कि आप हर समय अपने दीवार पर जो एक चित्र टांग करके देख सकते हैं। आप सोते हुए नींद खुली, एक सामने चित्र है उसको देख लिया, या किताबें जो बगल में हैं जब मन में आया पलटा और पढ़ लिया। तो कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, सबकी अपनी अपनी अलग अलग महत्ता है, उसको समझना पड़ेगा। शब्दों की महत्ता है, चित्रों की महत्ता है, किताबों की महत्ता है और पेंटिंग्स की महत्ता है, वीडियोस की महत्ता है, सबकी अपनी महत्ता है। सबका आनंद लीजिए, किसी के साथ ना कोई पूर्वाग्रह रखिए और ना कि ये रखिए कि इसको इस्तेमाल नहीं करना। खुला रखिए, मन को खुला रखिए, आँखों को खुला रखिए, विचारों को खुला रखिए, इसी में आनंद है, इस खुलेपन में ही आनंद है। ये सब तो माध्यम है, चाहे शब्द हों, चाहे चित्र हों, चाहे वीडियोज़ हों। अच्छा जीवन जीने का, धरती को बेहतर बनाने का, अपना जीवन बेहतर बनाने का, अपना परिवार, समाज, प्रकृति, देश, धरती को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। इस माध्यम को इस्तेमाल करिए, इसमें कोई भाव मत रखिए कि यह महत्वपूर्ण है, ये गैर महत्वपूर्ण। और अब तो ये माध्यम भी एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं। तो ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। सत्येंद्र पांडे जी ने बहुत अच्छा इस पे अपना कमेंट दिया है, बहुत अच्छा लगा। और अब उस गज़ल के कुछ शेर आपके सामने रखते हैं। सूरज की रोशनी आ जा रही है, बीच बीच में धूप आ जा रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। घमछैयाँ जिसको हम लोग गांव में कहते थे, घाम और छाएं दोनों साथ साथ, घमछैयाँ है आज। भेड़ें कहती हैं, और भेड़ों के बाल हम लोग लेते हैं जाड़ों में पहनने के लिए, सब कुछ उनके ऊन बनता है, उनके कपड़े तरह तरह के पहनने के लिए। तो भेड़ें कहती हैं कि हमारे बाल ले लो, लेकिन इतना ना नोचो कि खाल निकल जाए, थोड़ा छोड़ के नोचो, हमारे प्रति भी संवेदनशील रहो, हमें भी जाड़ा लगता है, तो हमारे बाल तक एकदम ना काट लो, थोड़ा छोड़ दो ताकि हमें भी जाड़े से बचत हो। यह भाव एक दिन और भावगंगा में कहा था, ये शेर के माध्यम से नहीं लेकिन ये विचार। तो भेड़ें कहती हैं ले लो बाल मियाँ, जितना तुम्हारी बालों की ज़रूरत है ले लो, पर नोचो ना मेरी खाल मियाँ, इतना ना नोचो कि हमारा खुद का रहना मुश्किल हो जाए, हमें खुद के जाड़े की से बचत ना हो। हमारे अपने संसाधन जो प्रकृति ने हमारे लिए छीने हैं, वो दिए हैं, वो मत छीन लो। इसी तरह से गायें भी कहती होंगी, जैसे भेड़ें ये कहती हैं कि मेरे खाल ले लो, मेरे बाल ले लो, लेकिन इतना ना नोचो कि खाल ही निकल जाए या खालों को पीड़ा होने लगे या सुरक्षा खत्म हो जाए खालों की। ऐसे ही ये गायें भी कहती होंगी हमारा दूध ले लो, लेकिन हमारे बच्चे के लिए जितनी ज़रूरत है उतना तो छोड़ दो, उसके पीने भर को तो छोड़ दो। यह सही है कि कई वैरायटी की गायों को उतना दूध होता है जितना उनके बच्चे नहीं पी पाते, तो उतना ले लेना ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ले लेना और उन बछड़ों को न देना, यह तो क्रूएलिटी है, और इस क्रूएलिटी को नेचर फिर माफ़ नहीं करेगी। भेड़ें कहती हैं ले लो बाल मियाँ, पर नोचो न मेरी खाल मियाँ, मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब, मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब, मैं भी हूँ जलता सवाल मियाँ, मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब, मैं भी तो हूँ जलता सवाल मियाँ। तमाम ऐसे सवाल हैं आज धरती पर, तमाम ऐसे सवाल हैं जो बहुत बड़े सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा हल ढूंढिए, आप कहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, मेरा हल ढूंढिए। अगर धरती के अंदर का पानी ख़त्म हो रहा है और 10-20 फीट और अंदर नीचे गया तो ये पेड़ सब सूख जाएंगे, धरती रेगिस्तान हो जाएगी। इस सवाल पर चिंता नहीं है आम आदमी को। क्यों? आम आदमी क्यों उलझा हुआ है फालतू की चीज़ों पे?
कि कौन किस तरह से पूजा कर रहा है, कौन किधर मुंह करके पूजा कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। धरती के किसी तरफ पूजा करो। और हम जब परिक्रमा कर, सबसे अच्छा पूजा करना बंद करो, परिक्रमा करना शुरू कर दो। परिक्रमा में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मुंह चारों तरफ जाएगा, हर तरफ जाएगा, चारों तरफ क्या, हर दिशाओं में जाएगा, जितने कोण हो सकते हैं 360 सब में जाएगा। तो पूजा करना बंद कर दीजिए, केवल परिक्रमा करिए। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कौन किस तरह से अलग अलग, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई कहीं स्ट्रक्चर में बैठ के पूजा कर रहा है, सबका मकसद तो एक ही है कि उस विराटता का अनुभव करना। तो वो चाहे जो जैसे कर रहा है, क्यों हम चाहते हैं कि बस यही सब लोग यही करने लगें, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हमारा दुश्मन है। ये सब फीलिंग्स में क्यों उलझे हो। सबसे बड़ा संकट आ रहा है धरती के, पेड़ खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, सब नष्ट हो जाओगे। चाहे पूरब के तरफ देख के पूजा करने वाले, चाहे पश्चिम की तरफ, चाहे उत्तर की तरफ, चाहे दक्षिण की तरफ। ये सब छोटी छोटी चीज़ों में उलझ करके लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट और भुलावे और फुसलावे में आकर के जो बड़े सवाल हैं ज़िंदगी के, धरती के, उनको हम नहीं देख रहे हैं। ओजोन का संकट, ऑक्सीजन का संकट, प्रदूषण का संकट, न्यूक्लियर वेपन्स का संकट, समुद्र के लेवल का ऊपर उठना, धरती का काफ़ी हिस्सा डूब जाना, अगले 40-50 साल कितने खतरनाक हो सकते हैं धरती के लिए। अगर उस पर हमने नहीं सोचा तो मनुष्य जाति के प्रश्न चिन्ह पर खतरा हो जाएगा। और हम जो है, जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या आती है तो कुछ चिड़ियाँ होती हैं शुतुरमुर्ग और जो ज़मीन में या बालू में अपना सर डुबा लेती हैं। तो ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी जो समस्याएं आ रही हैं उनकी तरफ देखना, उनको सोचना, उनका हल निकालने की जगह पे हम बालू में, चाहे वो धर्म का बालू हो, चाहे जाति का बालू हो, चाहे स्वार्थ का बालू हो, चाहे किसी आंखों पर पट्टी बांधने का बालू हो, उसमें अपना सर ढक लेंगे और उसके बाद सोचेंगे समस्या हल हो गई। समस्याओं को मिलजुल कर, आज जब धरती पर जो समस्याएं आ रही हैं उनको 700 करोड़ से ज़्यादा जितने धरती पर लोग हैं सबको मिलजुल कर हल करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। सबको मानना होगा कि हम धरती की संतान हैं और उसी रूप में उन समस्याओं को हल करना होगा। ये जितनी पट्टियां बांधी जा रही हैं चेहरे पर, आपके आंखों पर, सबको हटाना होगा। ये वेस्टेड स्वार्थ, निहित स्वार्थ के लोग, चाहे वो राजनीतिक हों, राजनीति तो खुद ही बहुत, धरती से राजशाही साफ हो गई, लेकिन राजनीति बची हुई है उसकी लेगेसी के रूप में। अब लोक नीति आनी चाहिए, लोक को बचाने का, खुली आंखों से धरती को बचाने का, वह नीति ज़रूरी है। समाज और जनता की सेवा वाली नीति की ज़रूरत है, धरती की समस्याओं को मिटाने वाली नीति की ज़रूरत है। और अगर एक देश के बस का नहीं है पूरी धरती की समस्याएं मिटाना, तो धरती के सब लोगों को मिल करके धरती के एक केंद्रित व्यवस्था बना करके, केंद्रित भी और विकेंद्रित भी व्यवस्था बना करके धरती के सामने जो संकट आ रहे हैं उनको हल करना है। ये तमाशा बहुत हो चुका, अब तो जाग जाइए। इसीलिए मैंने कहा जागो गणराज्य जागो, और जागो केवल हिंदुस्तान का ही गणराज्य नहीं, पूरी धरती के गणराज्य को जागना होगा। तो मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब। ये जो विकट संकट आ रहे हैं धरती के सामने, मनुष्य जाति के सामने, और अगर हमने दूसरी प्रजातियों को, पेड़ों पौधों को ऐसे नष्ट किया तो भी ये संकट आ रहे हैं। मनुष्य सबसे जुड़ा हुआ है। अगर बाकी प्रजातियां धरती से ख़त्म कर दी जाएं, मनुष्य जाति के अलावा जो भी वनस्पतियां, जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े, तो मनुष्य भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। सब जुड़े हुए हैं, सबका एग्जिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो असली सवाल हैं, जो आज धरती पर असली सवाल हैं, उनको पहचानिए। और वो सवाल हमसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब, मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब, मैं भी हूँ जलता सवाल मियाँ। ऐसा सवाल जो जल रहा हूँ, प्रज्वलित हूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं। आप अपना सर पता नहीं कहाँ झुका ले रहे हैं, किस किस बालू में, किस किस बिला वजह के बालू में, जहाँ आपको कोई हल नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी आप सब के सब, धरती के अधिकांश लोग सोए पड़े हैं। अब तो जागिए। और लेकिन शक्ति है, मनुष्य में शक्ति है, वो बहुत कुछ कर सकता है।
उस शक्ति की तरफ इशारा करता हुआ अगला शेर है कि तू इतना बड़ा जादूगर है, तू इतना बड़ा जादूगर है, तुम में इतनी शक्ति छिपी हुई है, तू इतना बड़ा जादूगर है, कोई नया खेल निकाल मियाँ, इस धरती को बचाने के लिए कोई नया खेल निकाल। और खेल यानी कि तमाशा निकाल। जो हल है उसको इस भाव से करिए वो खेल लगे। हल है, सबसे प्यार से रहना शुरू करो, सबके साथ सामंजस्य से रहना शुरू करो, तो वो खेल की तरह लगेगा। लेकिन खेल खेल में पूरी धरती की समस्याओं का हल निकल आएगा। तो धरती को समस्याओं को बचाने का, धरती की समस्याएं मिटाने का, धरती की समस्याएं मिटाने का खेल खेलो, प्रेम से खेलो, तो इसलिए खेल बन जाएगा। वो बोझ नहीं होगा, सब लोग मिल के खेलेंगे। संवेदना का खेल, जुड़ाव का खेल, पेड़ लगाने का खेल, नदियों को बचाने का खेल, ऑक्सीजन बढ़ाने का खेल, धरती के पानी के लेवल को ऊपर करने का खेल। ऐसे खेल खेलिए, ये लड़ाइयाँ बंद करिए, खेल खेलिए। और ये 11 आदमियों के खेलने वाला खेल नहीं, सबको मिल करके खेल, 700 करोड़ लोग जो खेल खेलें, ऐसा खेल, सबको आनंद भी मिले और समस्याएं भी हल हों। तो इतना बड़ा जादूगर है, कोई नया खेल निकाल मियाँ। ये तो मैंने धरती के और पर्यावरण के संदर्भ में इसका अर्थ दिया। आप अपने अपने तरह से इसका अर्थ ले सकते हैं, आपको जिसमें आनंद आए। और उसी बात को फिर दूसरे शेर में कि जिससे औरों के दिल को चोट, जिससे औरों के दिल को चोट लगे, जिससे औरों के दिल को चोट लगी, शौक ऐसे न तू पाल मियाँ, शौक ऐसे न तू पाल मियाँ। जिससे औरों के दिल को चोट लगे, शौक ऐसे न तू पाल मियाँ। और इसमें और कौन है? ये केवल अपने से और, या मनुष्य जाति परिवार से और, या देश से और, या धरती के सब मनुष्यों के लिए ही नहीं है। मनुष्यतर जो और हैं, अन्य जीव जाति प्रजातियाँ, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, जीव जंतु, वो भी, और उनको भी, उनके दिल को भी चोट ना लगे, ऐसे रहना। वो भी इसी धरती के संतान हैं, भारत माँ और धरती माँ के संतान वो सब हैं। तो जिससे औरों के दिल को चोट लगे, शौक ऐसे न तू पाल मियाँ। इस पर एक दिन काफ़ी चर्चा हुई है, वो भी यहाँ संक्षेप में इशारा कर देना काफ़ी है कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं कि जो दूसरे जीवों को खा करके ही जिंदा रहते हैं। तो अगर वो ये भाव ले लेंगे कि औरों को चोट न लगे और वो उनको खाना बंद कर देंगे, अगर शेर शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी ही है, तो अगर वो औरों को नहीं खाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर खुली आँखों से प्राकृतिक स्वरूप को देखना होगा। प्रकृति में अपने को केवल जिंदा रखने भर के लिए आप हिंसा कर सकते हैं। हिंसा एकदम से त्याज्य नहीं है, लेकिन इसलिए इसमें शौक शब्द बड़ा प्यारा इस्तेमाल हुआ है। हिंसा अपने को जिंदा रखने के लिए, अगर शेर एक हिरन मारता है और जब तक एक हिरन के द्वारा उसका जीवन चल सकता है 4 दिन 5 दिन 10 दिन, फिर तो दूसरा हिरन नहीं मारता, वह संतुलन कर रहा होता है। वह हिरणों को मार करके फ्रिज में नहीं रखता, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखता, वह अपनी आवश्यकता भर खुद ही दहाड़ करके दौड़ाता है। और जो सबसे कमज़ोर बीमार होता है, जिससे उससे रेस को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं रह गया है, उसको वो मारता है और अपना जीवन बचाता है। अपना जीवन बचाने भर के लिए जितनी हिंसा की ज़रूरत है, बस उतना ही करता है, उससे ज़्यादा नहीं। कहीं अनावश्यक हिंसा प्रकृति में नहीं है, यह केवल मनुष्यों में है। तो वह शौक के लिए नहीं करता,
वो नीड बेस्ड है, वो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो आवश्यकता भर एक शिकार कर लेता है और बस। वह हिरणों से विश्व युद्ध नहीं लड़ता, वह उनकी प्रजाति को नष्ट नहीं करता, वो चाहता है कि वो प्रजाति बनी रहे और खूब फले फूले, उसको उसका भोजन मिलता रहे। तो प्रकृति में अनावश्यक हिंसा नहीं है, प्रकृति में ज़रूरत भर की हिंसा है, ग्रीड बेस्ड भी नहीं है, लोभ नहीं है, केवल ज़रूरत भर का, उसी समय तुरंत, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं। और कहीं ना कहीं वह विराट प्राकृतिक जो स्वरूप धरती पर बना हुआ है उसमें मदद भी कर रहा होता है। अगर ये जो मांसाहारी जीव हैं वह इन जीवों को ना मारें तो हिरणों की संख्या इतनी हो जाएगी कि जंगल फिर ख़त्म होने लगेंगे। जंगल बचा रहे, वो सस्टेनेबल रहे, उसके लिए इन प्रजातियों को थोड़ा सीमित रहना होगा, नहीं पे तो ये उगते पौधों को नोच डालेंगे और वो जंगल का जो सेल्फ जनरेशन है वो नहीं चल पाएगा। तो जंगल में जाकर के स्टडी करिए, देखिए कितना सब कुछ प्राकृतिक है, नियंत्रित है, नीड बेस्ड है, कहीं पर ग्रीड बेस्ड नहीं है, कहीं पर संचय बेस्ड नहीं है। तो इसलिए अपनी ज़रूरतें तो पूरा करना, जिंदा रहना भी एक शर्त है वैल्यूज़ का, लेकिन वही कि ऐसे शौक मत पालें कि जिससे दूसरों को चोट लगे, ऐसा शौक नहीं होना है, ज़रूरत भर के लिए क्षम्य है, जिससे औरों के दिल को चोट लगे शौक ऐसे न तू पाल मियां। हमको प्रकृति को देख करके उसी से सीखना है कि प्रकृति कैसे अपने को जिंदा भी रखती है और कितना वो जिंदा रहने के लिए सस्टेन करने भर का ले लेती है दूसरी प्रजातियों से। तो वह संतुलन, वह समझ डेवलप करना होगा। हैं वे बहुत ही भले आदमी, भले आदमी की परिभाषा एक ही है, हैं वे बहुत ही भले आदमी, रखते हैं सबका ख्याल मियाँ, जो सबका ख्याल रखता है और सब में भी सब शामिल हैं, पूरी प्रकृति, वनस्पतियाँ, देश, धरती। वे हैं बहुत ही भले आदमी, रखते हैं सबका ख्याल मियाँ। और मेरी वो गज़ल का जो शेर है, दूसरी गज़ल का, कि जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। उसी भाव को यहाँ पर एक दूसरे शेर में कहा कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, उन्हें जोड़ने का जरिया निकाल मियाँ। कोई ऐसा तरीका कि सारे लोग जुड़ा महसूस करने लगें, जुड़ने लगें। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, उन्हें जोड़ने का जरिया निकाल मियाँ। और ये जो बैलेंसिंग है, इसकी तरफ तमाम सारे विचारकों ने भी कहा है कि मनुष्यों की संख्या भी धरती पर एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मनुष्यों की संख्या बहुत असीमित हो जाएगी तो प्रकृति कोई ना कोई जरिया निकालेगी उनकी संख्या कम करने के लिए, क्योंकि धरती पर मनुष्यों को सस्टेन करने की एक लिमिट है। उससे ज़्यादा जब हो जाएंगे मनुष्य, तब धरती नहीं संभाल पाएगी, प्रकृति नहीं संभाल पाएगी, उन पर अनावश्यक बोझ पड़ने लगेगा। इसकी तरफ कृष्ण ने इशारा किया है। कृष्ण की वो बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे परिजनों का धरती पर इतना बोझ बढ़ रहा है कि मुझे उनकी संख्या कम करना है। तो अगर मनुष्यों की प्रजा उसीलिए वो उनके विचार इतने कई मायनों में इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम उन्हें अवतार मानते हैं या महापुरुष मानते हैं। तो धरती पर बोझ न हो मनुष्यों का, यह विचार शायद कृष्ण का पहला है और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। माल्थस की भी थ्योरी है कि अगर धरती पर मनुष्यों का
संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बोझ होने लगेगा धरती पर और अन्य प्रजातियों पर, तो फिर तमाम सारी महामारियाँ, तमाम सारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और विनाश, ये सब आने लगेंगे। या संख्या ज़्यादा हो जाने पर ये जो हिंसा की प्रवृत्ति, मार काट, ये सब भी होने लगती है। यह भी प्राकृतिक तरीके से कहीं ना कहीं मनुष्यों की संख्या को कम करने का एक प्राकृतिक तरीका भी हो सकता है। तो अगर हमको अच्छे तरीके से धरती पर रहना है तो मनुष्यों को अपनी संख्याएं भी नियंत्रित करनी होंगी। इस पर गहराई से सोचना होगा। और 700 करोड़ अगर हम हैं अभी, 800, 900 करोड़ या 1000 करोड़ तक शायद बर्दाश्त कर लें और बेहतर तरीके से हम रह सकें। उसके बाद तो ख़तरनाक हो जाएगा। तो उसके लिए भी समय रहते चेतना है। संख्याएं हमें अपनी कम रखनी हैं और आदतें ऐसी रखनी हैं कि सब मिलजुल करके इस धरती की समस्याओं का हल निकालें। धरती के परिप्रेक्ष्य में सोचें, किसी एक खंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं, एक देश के, एक प्रदेश के, एक जाति के, एक धर्म के परिप्रेक्ष्य में न सोचें, धरती के परिप्रेक्ष्य में सोचें, क्योंकि समस्याएं पूरी धरती की ग्लोबली हैं, जुड़ी हुई हैं। अच्छे लोग और जो धरती के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं, ऐसे वही अच्छे हैं जो सबके बारे में सोच रहे हैं और धरती के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं। तो उन्हें जोड़ने का एक जरिया निकालना है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, उन्हें जोड़ने का जरिया निकालना है। उन्हें जोड़ने का जरिया निकाल मियाँ। और अच्छे वही हैं, जैसा मैंने कहा कि सबका ख्याल रखते हैं, आंखें खुली हैं और पूरी धरती से जुड़ाव, पूरा ब्रह्मांड से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। शब्द जब संगीत बन जाते हैं, लगता है हो गए माला माल मियाँ। शब्द जब संगीत बन जाते हैं, लगता है हो गए माला माल मियाँ। ये बोलने वाले के लिए है, लिखने वाले के लिए भी है, और सुनने वाले के लिए भी है, और पढ़ने वाले के लिए भी है। जब शब्द इस तरह से लिखे या बोले गए कि दूसरे को संगीत जैसा आनंद दे रहे हों, तो यह दोनों को ही महसूस होता है कि हम तो माला माल हो गए। लिखने वाला भी, बोलने वाला भी, और सुनने वाला भी, और पढ़ने वाला भी। तो शब्द जब संगीत बन जाते हैं, या शब्द जब संगीत बनने लगते हैं, या शब्द जब संगीत जैसा आनंद देने लगते हैं, लगता है हो गए माला माल मियाँ। अब हम लोग माला माल हो गए, क्योंकि चिड़िया आकर के देखिए तो उसके शब्द का संगीत हमारे सामने आता। हमारे इस प्रोग्राम में, आपके इस प्रोग्राम में चिड़ियाँ ज़रूर आती हैं। वह अपना शब्द, अपने राग, अपने संगीत सुनाती हैं, और इससे ये प्रोग्राम माला माल होता है। शब्द जब संगीत बन जाते हैं, लगता है हो गए माला माल मियाँ। और आँखों पर नहीं स्वार्थ का चश्मा, आँखों पर नहीं स्वार्थ का चश्मा। तो फिर क्या होता है? इसीलिए दिखता त्रिकाल मियाँ, इसीलिए दिखता त्रिकाल मियाँ। त्रिकाल दर्शन और कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये कैसे संभव है। अगर आपके आँख पर कोई स्वार्थ का चश्मा ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, आपकी आँखों में, मन में, दिल में कहीं कोई स्वार्थ ना हो, जब आप पूरे संपूर्ण सृष्टि से जुड़ाव महसूस करें, संवेदनात्मक, इस उंगली का अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, जो होगा शरीर का होगा। और ये अगर ये शरीर पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करे, तो फिर इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, जो कुछ होगा पूरे ब्रह्मांड का होगा, सब एक ही शरीर हैं। तो अगर वह भाव आ जाए, आँखों पे स्वार्थ मिट जाए, चश्मा स्वार्थ का मिट जाए, तो आप जो होने वाला है सब देखेंगे। त्रिकाल दर्शन यही तो है कि आप अपने से अलग ले जा करके, और जहाँ से आपको भूत, भविष्य, वर्तमान सब दिख रहा हो, तो वो त्रिकाल दर्शन आसानी से संभव है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस उसमें यही साधना या यही योग करना होगा, सबसे जोड़ने का योग, सारा काल और सृष्टि और जो भी एग्जिस्टेंस है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, सब कुछ, समग्रता, संपूर्णता, उससे जब आप संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं,
फिर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ बस जिंदा रहने तक का भी है, और वो भी इस सब पर विश्वास के साथ कि वह तो समष्टि हमको जिंदा रखेगी। हमारे अंदर जो शक्तियाँ उसने दी हैं उसका आवाहन, उसको पूरी तरह प्रस्फुटित करना और संपूर्णता के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए सौंप देना निस्वार्थ भाव से। अगर ये होने लगे तो सब कुछ दिखने लगता है, त्रिकाल दर्शन संभव है, त्रिकाल दर्शन होने लगता है। और इसीलिए पर मेरी एक छोटी सी और कहीं कविता है कि जब तक जो मुझे दिख रहा था, मैं बोल रहा था, जब तक वो सच नहीं हुए तो मुझे सिजोफ्रेनिक या मनोरोगी कहा गया, लेकिन जब वो सच होने लगे तो मुझे विजनरी, दृष्टा या त्रिकाल दर्शक कहा गया। तो इसका एक ही फार्मूला है कि आँखों पर किसी तरह का स्वार्थ का चश्मा न हो, और वह तभी होगा जब हम संपूर्णता से संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। जब हम सबके सुख दुख को अपना समझेंगे तो फिर अपना स्वार्थ कहाँ। लेकिन सबके सुख दुख को अपना समझने का ये मतलब नहीं कि हम अपने सुख दुख को अपना नहीं समझेंगे। विन 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 पर तब आप चलेंगे, अपने सुख दुख को भी समझेंगे, अपने दुख को भी मिटाने की कोशिश करेंगे, दूसरे का भी दुख को मिटाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक का दुख आपके नज़र में आएगा, संज्ञान में आएगा, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो तड़फड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ हलचल आपके अंदर होगी। अगर वो है तो त्रिकाल दर्शन होगा। आँखों पे नहीं स्वार्थ का चश्मा, इसीलिए दिखता त्रिकाल मियाँ। आँखों पर नहीं स्वार्थ का चश्मा, इसीलिए दिखता त्रिकाल मियाँ। और बहुत सारी जो प्रजातियां हैं जिनको तड़पा तड़पा के मारा गया, या हलाल और क्या कहते हैं झटका, तो वो उस सब तरह तरह की जो परंपराएं हैं उस पर ये शेर है। लेना है तो एक बारगी ही ले लो, लेना है तो एक बारगी ही ले लो, करो न हमको हलाल मियाँ। लेना है तो एक बारगी ही ले लो, करो न हमको हलाल मियाँ। हमको क्रुएलिटी कम करनी है। चलिए, अगर हमारी आवश्यकता है तो आप ले लीजिए, लेकिन हमको पीड़ा मत दीजिए। फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेना है, एक बार ले लीजिए, लेकिन फिर हलाल मत करिए। धरती में संवेदना का जितना अगर विस्तार नहीं रहेगा तो फिर धरती पर मनुष्य नहीं रह पाएगा। इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन की ज़रूरत है। लेना है तो एक बारगी ही ले लो, करो न हमको हलाल मियाँ। और ये सबके लिए है, मनुष्येतर प्राणियों के लिए भी है और आम आदमी के लिए भी है कि रोज़ बरोज़ उनको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान किया जाए तो ये हलाल ही करना हुआ ना। वही मालिक वही हैं देश के, लोकतंत्र में धरती और लोक के मालिक वही हैं, लेकिन उन्हीं को हलाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि मालिक हैं। तो यह जो हलाल करने की आम जनता को प्रवृत्तियां हैं, वोट का समय आएगा तो सब कुछ बांटने लगेंगे, उसके बाद वो किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो हलाल होने वाली फीलिंग आ जाती है। इतनी सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो वो यह सब तभी दूर होगा जब वो जानेंगे कि वो मालिक हैं और वह ऐसी व्यवस्थाएं चुनेंगे जो हलाल करना बंद करें। तो हलाल कहीं व्यापक संदर्भों में जहाँ जहाँ भी समस्याओं को धीरे धीरे दिया जा रहा है और उनका हल नहीं किया जा रहा है, बल्कि तमाम धीरे धीरे समस्याओं से उलझाया जा रहा है, वह सब हलाल करना ही उसका सांकेतिक शब्द होगा। तो लेना है तो एक बारगी ही ले लो, करो ना हमको हलाल मियाँ। और ये तो एक कैसे कैसे लतीफ़ काफ़ी जोड़ दिए जाते हैं शेरों में, इसमें भी जुड़े हैं। क्या ही वाजिब बात कहते हो, और सही बात अगर कोई कहे तो दूसरा तारीफ में कहे क्या ही वाजिब बात कहते हो, बाकी तो बजाते गाल मियाँ। जो भी चमत्कार की बात करते हैं और जो भी अपने ग्रीड में फंसाने की बात करते हैं और या जो केवल मनोरंजन की बात करते हैं, तमाशा दिखाते हैं, वह कोई सार्थक बात नहीं हुई। सार्थक बात यही है कि जो
व्यक्ति को, समाज को, देश को, प्रकृति को, धरती को जोड़ने की बात करे, सबकी एकात्मता की बात करे, सबके खुशहाली की बात करे, सबके सामंजस्य की बात करे, सबकी संवेदना की बात करे, वही वाजिब बात कहता है। बाकी सब तो गाल बजाना हुआ। जो बांटने की बात करे अपने फ़ायदे के लिए, वो तो गाल बजा रहा है। क्या ही वाजिब बात कहते हो, बाकी बजाते गाल मियाँ। तो हमारे ख्याल से आज का समय अब हम लोगों का 1 घंटे के करीब होने जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग भावगंगा को विराम दे सकते हैं एक इस आखिरी शेर के साथ। और फिर कल का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि कल APTU का ये ह्यूमन वैल्यूज़ का कार्यक्रम है शाम को 7 बजे से। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इन्हीं माध्यमों से, इन्हीं चैनल्स पर उसका भी प्रसारण होगा, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी रहेगा। और सूर्य के रोशनी में तेज़ी आ गई है, धूप में तेज़ी आ गई है, बादल काफ़ी कम हो गए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रोग्राम समाप्त होते होते फिर रोशनी हो गई पूरी। तो आखिरी, और ये बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को अपनी आंखें खुली रखना है। सही जीवन शैली यही है कि आंखें खुली रखना है, मन खुला रखना है। और कोई कुछ भी कहे, कुछ भी लिखा पढ़ा गया हो, लेकिन अगर वह हमारी खुली आंखों में हमें जो दिख रहा है उससे अलग है, मत मानिए, कभी मत मानिए। जो सत्य है उससे अलग कहीं कुछ लिखा पढ़ा गया है, उसको बिल्कुल मत मानिए। और इसीलिए ये शेर कि हमें भी पहचानना आता है, हमें भी पहचानना आता है। और पहचानें कैसे? अगर आंखें खुली होंगी, विचार खुले होंगे। अगर हमारे विचार और आंखें और बुद्धि खुली हुई है तभी हम सही पहचान पाएंगे ना। अगर आंखों पे पट्टी बंधी हुई तब भी नहीं पहचान पाएंगे, अगर आंखें बंद हैं तब भी नहीं पहचान पाएंगे, अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं तब भी नहीं पहचान पाएंगे, अफवाहों पर विश्वास करते हैं तब भी नहीं पहचान पाएंगे। तो आँख खुली होना और लगातार खुली होना, यह पहली शर्त है पहचानने की। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें ध्यान भी करना है तो खुली आँखों से करना है। क्योंकि अगर हमने आँख बंद की और जो ध्यान करा रहा है वो क्या कर डालेगा, भगवान जाने। भगवान ही के भरोसे तो आप हो जाते हैं, अपने भरोसे फिर नहीं रहते हैं। और भगवान किसी का कल्याण नहीं करते, वो उन्हीं का कल्याण करते हैं जो अपने भरोसे रहता है। तो इसलिए फिर भगवान ही जाने, हो सकता है भगवान कल्याण नहीं करेगा, भगवान आपकी रक्षा नहीं करेगा, वो तो तमाशा देखेगा आपके उस ध्यान कराने वाले द्वारा ही। अगर आपका नुकसान हो जाए तो भी भगवान केवल मूक दर्शक, तमाशा देखने वाला ही रहेगा। तो इसलिए पहचानना आना चाहिए, और पहचानना आने के लिए आंखें खुली होना है। ध्यान करते समय भी आंखें खुली होना है, मन खुली होना है, बुद्धि खुली होना है, संवेदना का विराट विस्तार हो, लेकिन आंखें खुली हो। हमें भी पहचानना आता है, तेरी नहीं गलेगी दाल मियाँ। यह आप तभी कह सकते हैं कि आपकी दाल हमारे से नहीं गल सकती, ये तभी कह सकते हैं जब आपको पहचानना आता हो, जब आपकी आंखें खुली। तो आप इस हौसले के साथ पूरी ज़िंदगी जिए कि ये हमें पहचानना आता है, हमारी आंखें खुली हैं, हमारी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी, हमें सत्य की तलाश है, हमें अपनी आंखों से जो देखते हैं उस पर विश्वास है। अगर इस भावना से हम जिएंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तभी हमने जो हम दूसरा प्रोग्राम ह्यूमन वैल्यूज़ का कर रहे हैं यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, उन बच्चों के लिए भी यही है कि अगर अपनी आंखें खुली हैं, पहचानना आता है, तभी हमें ह्यूमन वैल्यूज़ पनपेंगी। नहीं तो हम तो दूसरे के शिकार हो जाएंगे। हम ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे अपनाएंगे और कैसे फैलाएंगे? तो हमें भी पहचानना आता है, तेरी नहीं चलेगी गलेगी दाल मियाँ। अभी हम लोग आज तक दाल मियाँ तक पहुँचे हैं, जबकि शेरों की शुरुआत हुई थी, गज़ल की शुरुआत हुई डालमिया से। वो आगे देखेंगे कैसा उसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी भावगंगा को विराम देते हैं कि भेड़ें कहती हैं ले लो बाल मियाँ, पर नोचो न मेरी खाल मियाँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब, मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब, मैं भी हूँ जलता सवाल मियाँ। जो हमारे सामने दुनिया के, धरती के और ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस का सवाल है,
उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और छोटी छोटी इधर उधर की बातों पे या तो उलझ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि ये इस जाति का है, इस धर्म का है, इस देश का है या इस विचार का है, या ज़मीन पर सारी समस्याओं में शुतुरमुर्ग की तरह से बालू में अपना सर दे दिया है। और यही सब फालतू चीज़ों का बालू है जिसमें हमने अपना सर देना मतलब बुद्धि आंखें सब उधर ही कर दिया है, और जो खुला जलता सवाल है, जो सच्ची समस्याएं हैं, उसको देख भी नहीं रहे। तो मेरा भी तो हल ढूंढिए जनाब, मैं भी हूँ जलता सवाल मियाँ। इसी सवाल के साथ आज की ये भावगंगा समाप्त होती है। आपने बहुत मन से आज सुना, देखा, और तमाम सारे कमेंट्स भी आते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप जिस तरह से इसको फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब पे जाकर, या लोगों से कहते हैं, उसके बड़े अभूतपूर्व परिणाम आ रहे हैं। जो जो प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, जो फैला रहे हैं, तो हर जगह दर्शकों की संख्याएं या सब्सक्राइबर्स की संख्याएं यूट्यूब पे लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और अभी 2 कमेंट्स मेरे सामने हैं, उनको मैं आपके सामने पढ़ कर के ये बात ख़त्म करूँगा। नीड और ग्रीड की बात और विभेद की बात बहुत बढ़िया लगी सर, ये आशुतोष मिश्रा जी ने लिखा है। और स्वामी प्रेमानंद गिरी जी ने लिखा है, बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक अभिव्यक्ति आपके द्वारा जनमानस को एक धरोहर के रूप में दी जा रही है। धन्यवाद स्वामी प्रेमानंद गिरी जी, बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक अभिव्यक्ति आपके द्वारा जनमानस को एक धरोहर के रूप में दी जा रही है। आगे लिखते हैं, आप एक पर्यावरणविद के साथ साथ एक साहित्यकार भी हैं और साहित्य प्रेमी को प्रकृति प्रेमी अवश्य होना चाहिए। मैंने भी संचेतना के तटबंध नामक काव्य संकलन में चींटी का उपदेश व मधुमक्खी का उपदेश नामक काव्यों से विश्व को संदेश देने की कोशिश समय समय पर की है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी जी कि आपने चींटी और मधुमक्खी के माध्यम से विश्व को संवेदना की और जुड़ाव की कोशिश की है, संदेश देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यह भावगंगा का कार्यक्रम आज यहाँ समाप्त होता है। परसों सुबह हम लोग फिर 8 बजे मिलेंगे। पहले 7 बजे मिलते थे, लेकिन अब जाड़े की वजह से और मौसम भी थोड़ा ठंडा रह रहा है, तो 8 बजे शुरुआत करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम की सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परसों मिलेंगे। आज का दिन आपका शुभ हो, बहुत बहुत शुभ हो।